हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल पैशन एजुकेशन पे आप सभी एस्पिरेंट्स का तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जब बात आ जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेकर के, तो कोई भी सब्जेक्ट आपसे क्या मांगता है? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। जी हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। जितना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी, उतना कम बार आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक बार किसी कॉन्सेप्ट को समझने में अपना टाइम दे देते हैं, अपना वक्त लगा देते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो दोबारा रिवाइज़ करते वक्त आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। और सच कहूँ, मेरी बात मानिए, आप जो चीज़ आप 5 बार रिवाइज़ करते थे तब जाके याद रहती थी, उसकी जगह आप 3 बार उसको रिवाइज़ करेंगे तो भी याद रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसे मगअप नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ले रहे हैं, ठीक है? उसको समझ रहे हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप चाहते हैं कि आप उसको पारंगत कर लें, उस पर पारंगत हो जाए, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा आपको। और किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाने के लिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आप ये नहीं कह सकते थे कि ये मेरे दाएं हाथ का बाएं हाथ का खेल है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत ही मेहनत चाहिए होती है और वो एक डेडिकेशन के साथ आपको करनी ही होगी, देना ही होगा। मैं उसी में से एक सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स, जिसके मैंने बड़े बड़े दावे ये थे कि जब मैं पढ़ाऊँगी तब आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जहाँ पे हम सिर्फ करंट अफेयर को कवर तो करने की कोशिश कर रहे हैं 2024 से 25, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में ये पिछले पूरे साल और ये 25 का पूछा ही जाएगा, राइट? तो करंट अफेयर तो कवर करेंगे, बट उसी के साथ साथ अगर हम स्टैटिक्स भी ले लेंगे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ रेपो रेट में चेंज किया गया है, तो हम पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेंगे, तो आपके लिए स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट एकदम ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और जब सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, तब कहते हैं कि भैया ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि यूपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीबीएससी, एमपीपीसीएस और भी अलग स्टेट लेवल के पीसीएस यानी क्लास 1-2 लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ, इस सीरीज़ के साथ, जहाँ हम हंसते खेलते एग्जाम्पल्स के साथ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, डरना नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो सेशन को शुरू करें। उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी व्यूवर्स चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो पाई है, ठीक है, जो कंटेंट है वो सच में आपके लाइक बटन हिट करने के लायक है, तो अपने मन को रोकेगा मत, लाइक बटन ज़रूर से हिट कीजिएगा दोस्तों। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको इंडेक्स। हमने पिछली बार ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे, उत्कर्ष, प्रज्वला चैलेंज, फाइन स्कीम, ठीक है। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। ज़रा एक बार देख लेते हैं। मैं छोटा सा रिकैप लूँगी, बाकी जो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। इतनी आलस मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत तो लगेगी ही। चलिए, उत्कर्ष 2.0 के बारे में हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2025, जो कि गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी। 3 ईयर रोड मैप है ऑफ आरबीआई टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन अमंग अदर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक के जो अलग अलग फंक्शंस है उसके अंदर रेगुलेशन एंड सुपरविजन भी एक फंक्शन आता है। और इसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जाने वाली थी। प्रज्वला चैलेंज को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये लॉन्च किया था अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एम क्या था इस मिशन का? टू इनवाइट आइडियाज, सॉल्यूशन एंड एक्शन दैट कैन ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी, ठीक है, जो ऐसे आइडिया, सॉल्यूशन, एक्शंस को इनवाइट करना जो कि रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर सकते हैं।
उन चीज़ की बात की गई थी। बाइंड स्कीम के बारे में बात करें तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है that provides financial support for infrastructure development of प्रसार भारती, that is ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन के लिए। फिर हमने बात की थी T+1 सेटलमेंट के बारे में। दोस्तों देखिए, जिनका टॉपिक्स क्लियर है वो चीज़ें स्किप कर सकते हैं, जिनका नहीं है तो वो एक बार देख लेंगे जा करके प्रीवियस वीडियो की। ठीक है, मैम ने T+1 सेटलमेंट पढ़ाया था, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं जाके देख लूँ। जिनका क्लियर है, अब आप पता नहीं रिवीजन करने बैठेंगे कि नहीं, बट इसलिए मैं एक एक बार कि हाँ इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ आ जाती है तो आपका रिवीजन हो जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को वापस से ले रही हूँ। T+1 सेटलमेंट के तहत क्या बताया गया था कि चाइना के बाद जो इंडिया है वो दूसरा ऐसा देश हो जाएगा विश्व के अंदर टू स्टार्ट द T+1 सेटलमेंट साइकिल इन टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो T+1 सेटलमेंट के अंदर क्या बात हो रही है, जो ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स है ना, जो आप शेयर्स का परचेज एंड सेल करते हैं उसकी सेटलमेंट्स विद इन 24 आवर्स यानी एक दिन के अंदर हो जाएगी। यानी कि अगर आपने कोई शेयर है वो सेल आउट किया है तो उसकी जो पेमेंट है विद इन 24 आवर्स आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये T+1 सेटलमेंट के बारे में बात की गई है, एग्जाम्पल बताया गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया था, दैट इज DSIBs, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंक्स को डेजिग्नेट करता है। 3 बैंक है ऐसी, SBI, ICICI और HDFC, ये तीनों ही बैंक को DSIB का स्टेटस दिया गया है। ये वो बैंक है जिनको कहा जाता है कि ये टू बिग टू फेल हैं। किन चीज़ों की वजह से? बिकॉज ऑफ देयर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरकनेक्शन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अगर ये बैंक फेल कर गई तो इकोनॉमी में डिसरप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे बैंक को DSIB कहा जाता है। मैं आपको क्राइटेरिया याद करा देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सारी ही बैंक असेस नहीं की जाती है कि वेदर दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ DSIB और नॉट। किन बैंक को असेस किया जाता है? सिर्फ उन्हीं का जिनका जो दोज विद सिग्निफिकेंट सिस्टमिक इम्पॉर्टेंस बेस्ड ऑन साइज। और ये साइज कैसे असेस की जाएगी? बैंक विद द असेट ओवर 2% ऑफ GDP दैट आर कंसिडर्ड फॉर सैम्पल सिलेक्शन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, जिन भी बैंक की जो असेट है वो GDP के 2% से ज़्यादा होती है तो उन्हीं को सैम्पल सिलेक्शन में लिया जाता है, यानी इस प्रोसेस में, इस क्राइटेरिया के अंदर लिया जाता है। और सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंस असेसमेंट किस बेसिस पे किए जाते हैं? तो दूसरे जो इंडिकेटर हैं वो हैं लैक ऑफ सस्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से SBI का काम है उसको कोई और बैंक नहीं ले सकती है, ऐसा ये एक इंडिकेटर है। दूसरा बताया जा रहा है इंटरकनेक्टेडनेस, प्लस उनकी साइज, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी। इन सभी इंडिकेटर्स को ध्यान रखते हुए किसी भी बैंक को RBI के द्वारा DSIB घोषित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे DSIB होता है उसी तरीके से ग्लोबल लेवल पे होता है GSIB। और इसके अंदर कुछ बैंक्स के एग्जांपल दिए गए हैं जो आते हैं JP Morgan Chase, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, HSBC, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना एक्सेट्रा। फिर हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात की थी जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और मैंने आपको कहा था कि कुछ और याद रखें ना रखें, ये ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं हम आज के सेशन के ऊपर, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। सो ये टर्म कई बार एग्जाम्स में आ जाता है। ये टर्म अभी जो न्यूज़ में देखा जा रहा है इसका क्या मतलब है? सो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, इस टॉपिक को मैंने कुछ इस तरीके से कवर किया है कि आप जब आपके मेंस के आंसर राइटिंग करना चाहें तो वहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स को ले सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों? चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन इकोनॉमिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स एथिकल वैल्यूज इनटू बिजनेस प्रैक्टिस। It emphasizes balancing profit with social responsibility, ensuring business contribute to societal well-being, fairness, environmental sustainability,
rather than focusing solely on shareholder return। सो यहाँ पे बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर एथिकल वैल्यूज जब ऐड कर ली जाती है तो उसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। ऐसा माना जाता है कि जो एक बिजनेस है वो एक सोसाइटी के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। जो लेबर आते हैं सोसाइटी से आते हैं, जो आप फाइनेंस लेकर के आते हो बैंक के द्वारा, वहाँ लोगों की सेविंग्स होती है, वही उसी को बैंक आपको लोन के तरीके से देता है जो आप कैपिटल लेकर के आते हो। तो आपको उन चीज़ों का बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए और सोसाइटी की तरफ डेडिकेट करते हुए चीज़ें करनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फेयरनेस रखना चाहिए। वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब वो एथिकल वैल्यूज़ बिजनेस में लेकर के आते हैं बिजनेस प्रैक्टिस में, तो उसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है वो सोसाइटी से बहुत कुछ ले रहा है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि वो उन्हें लौटाए भी, ठीक है। जब ये बात सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है कि आप कहेंगे कि मैम लेबर आते हैं तो उनको वेज भी तो प्रोवाइड किया जाता है, लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट भी तो दिया जाता है, या दैट इज़, बट उसके अलावा भी बताया जा रहा है कि एथिकल वैल्यूज़ लेकर के आनी है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा। सो इट हैज़ बीन मैंडेटेड अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फिर सेकेंडली एनवायरमेंटल रेगुलेशन, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल अंडर BS6 एक्सेट्रा। लेबर रिफॉर्म लाए गए, कोड ऑन वेजेस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 एक्सेट्रा। और फिर फाइनेंशियल सेक्टर इनिशिएटिव, जैसे कि RBI प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स की। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर है जहाँ पे आपको बैंक्स जो होती हैं उनको कुछ जो वो लोन देते हैं उसका कुछ परसेंटेज इन पर्टिकुलर सेक्टर को देना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लेकर के आया RBI कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आया है बैंक की तरफ कि ठीक है, सिर्फ आपको बड़े बड़े बिजनेस को लोन देने के लिए नहीं, बल्कि जो मार्जिनल सेक्टर्स, जो सेक्शंस है सोसाइटी के, जो वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी देने हैं, उनकी मदद तक भी पहुँचना है। सेबीज ग्रीन बॉन्ड गाइडलाइंस एक्सेट्रा। सो दोस्तों, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म के बारे में पूछा गया है, आप उसकी मीनिंग लिखिए, बताइए किस किस तरीके से गवर्नमेंट उसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड, आपके पास टाइम भी एक तो कम होता है और लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देनी होती है। तो ये एक तरीका है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया आपने डायरेक्टली, एनवायरमेंटल रेगुलेशन के थ्रू भी रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म लाने की कोशिश की जाती है। तो किस किस तरीके के नॉर्म्स लाए गए हैं, किस तरीके के रूल्स लाए गए हैं, आपको इससे ज़्यादा भी जो भी याद आते हैं आप वो लिख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। अब क्यों ये न्यूज़ में है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि करंट अफेयर्स ये उठाई गई चीज़ है, तो ये न्यूज़ में चल क्यों रहा था। बिकॉज इंडिया इज़ नाउ द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ओवर $700 billion इन फॉरेन रिजर्व फॉरेन चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड। ध्यान में रखिएगा 4th कंट्री बन चुका है, $700 बिलियन क्रॉस किया है हमारे फॉरेक्स रिजर्व ने। बाकी की 3 कंट्री चाइना, जापान एंड स्विट्ज़रलैंड है। सो इंडियाज रिजर्व कैन कवर 11.9 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट, वेल अबव द जनरल नॉर्म ऑफ 6 मंथ। तो इतने रिजर्व तो रखने ही होते हैं किसी भी कंट्री को कि वो 6 महीने तक का अपना इम्पोर्ट आराम से कर सके। बट यहाँ पे बात कही जा रही है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा बूम कर गया, इतना ज़्यादा बढ़ा है कि 11.9 मंथ तक का हम इम्पोर्ट आराम से कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि ये फॉरेक्स रिजर्व है क्या, ठीक है। अभी आपने ये तो देख लिया कि करंट अफेयर का हमने न्यूज़ कवर कर लिया है कि ठीक है, इंडिया 4था कंट्री बन चुका है, फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तब समझना तो पड़ेगा कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट असेट दैट आर हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो कुछ असेट हेल्ड करते हैं, डिफरेंट असेट हेल्ड करते हैं, उसी को कहा जाता है फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर होगा आपको कि किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जो कि इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डिफरेंट काइंड ऑफ असेट हेल्ड करता है, ठीक है। तो उसी जो डिफरेंट काइंड ऑफ असेट्स है ना, उसी को कहा जाता है
फॉरेक्स रिजर्व। अब वैसे तो बहुत सारे हैं बट इसमें फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कुछ आते हैं गिने चुने, उनकी बात कर लेते हैं। इन इंडिया द RBI एक्ट ऑफ 1934 कंटेन द इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड मैनेज रिजर्व विद इन द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट के तहत जो RBI है वो फॉरेक्स रिजर्व के कस्टोडियन की तरह काम करता है। सो दैट एक्ट इज RBI एक्ट 1934। 1949 को मत टिक कर दीजिएगा आप। सो बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिजर्व की। आप देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऐसे असेट हैं जो कि फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फॉरेन करेंसी असेट। ध्यान में रखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं कि पहले क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा। फॉरेन करेंसी असेट है पहले, तो फिर सेकेंडली इससे गोल्ड रिजर्व, फिर इससे कम SDR होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए ट्रांस आ जाता है फिर लास्ट में। सो दोस्तों फॉरेन करेंसी असेट जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसके अंदर सबसे आ जाता है फॉरेन करेंसी असेट। इट इज़ वैल्यूड इन करेंसी अदर देन कंट्रीज ओन। तो कंट्री की खुद की जो करेंसी है उसके अलावा बाकी की जो देशों की करेंसी होती है उसमें इसको वैल्यू किया जाता है। सेकेंडली आ जाता है गोल्ड रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे डॉलर की ज़्यादातर बात होगी। डॉलर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एक हार्ड करेंसी है, ठीक है। हार्ड करेंसी का कॉन्सेप्ट जब मैं GPSC के PYQs को कवर कर रही थी तब मैंने लिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। जिन जिन बच्चों को याद है वो कमेंट करके बताएंगे कि हार्ड करेंसी किसे कहा जाता है। मैं बस इतना कह देती हूँ कि डॉलर इज़ अ काइंड ऑफ हार्ड करेंसी। चलिए सेकंड, गोल्ड रिजर्व भी कंसिडर किए जाते हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। फिर आ जाते हैं हमारे SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब ये क्या होता है, इन चीज़ों को भी समझ लेते हैं हम। अ रिजर्व असेट प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो SDR का जो कॉन्सेप्ट आपको इतना तो पता चल गया कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है। IMF जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के बारे में, जो इंटरनेशनल संस्था है जो कि देश विदेशों को, जितने भी देश हैं उनको लोन देने का काम करते हैं, उनकी डेवलपमेंट में किसी तरीके से हेल्प करती हैं, तो इन संस्थाओं के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। इट्स वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन अ मिक्स ऑफ 5 मेजर करेंसी। सो SDR की जो वैल्यू है वो 5 मेजर करेंसी की वैल्यू के ऊपर बेस्ड होती हैं, जिसमें आ जाती हैं US डॉलर, यूरो, चाइनीज RMB, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग। सो ये इसकी जो SDR की वैल्यू है वो इन 5 मेजर करेंसी के मिक्स के बेसिस के ऊपर बताया जाता है। बाद में बात कर लेते हैं, हमने देख लिया है कि फॉरेन करेंसी एसेट आते हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंदर, सेकेंडली गोल्ड रिजर्व, SDR, और अब लास्ट में आ जाता है ट्रांस, ठीक है। अब ये देख लेते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन ये क्या होता है। इट इज़ इक्वल टू द मेंबर्स कोटा लेस द IMF's होल्डिंग ऑफ द मेंबर करेंसी इन दी अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रांस क्या हो जाता है, IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जितने भी मेंबर हैं उनके द्वारा जो उनका मेंबरशिप के लिए जो वो अमाउंट देते हैं, ठीक है, वो जो कोटा है, जो होल्डिंग है, उसी को कहा जाता है ट्रांस। तो यहाँ पे हमने फॉरेक्स रिजर्व के बारे में देख लिया, जहाँ पे हमने देखा फॉरेन करेंसी एसेट यानी कि डॉलर, एक जो सेंट्रल बैंक है उसके बाद डॉलर कितना है, कितने डॉलर हैं। फिर सेकेंडली हमने गोल्ड रिजर्व, कितना गोल्ड रिजर्व है। थर्ड हमने देख लिया SDR जो कि IMF के द्वारा इन 5 जो करेंसी है उनका एक बास्केट, मिक्स बास्केट बनाया जाता है और हर मेंबर को SDR प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो कितना है। और ट्रांस यानी IMF के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री का खुद की कितनी होल्डिंग्स है, क्या लेकर के वो मेंबर बने हुए हैं। सो ये चारों कंसिडर किए जाते हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। आशा करती हूँ कि अब जब फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, उनके कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कुछ डाउट नहीं होगा और आप उसे पैशन एजुकेशन को याद करके सही से करके आएंगे। मतलब हमें याद करके तो ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, पर हाँ एक होगा आपको कि हाश पढ़ लिया था कहीं से, तो आप खुशी खुशी टिक करके आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व में इतना राइज हुआ है। सो की ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड राइज इन रिजर्व
FDI and FPI or remittance, foreign direct investment, foreign portfolio investment and remittance। क्योंकि इन सब में सर्ज हुआ, ये सब में राइज हुआ, इसी की वजह से डॉलर, बहुत सारे डॉलर इंडिया में आए और फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ा, और फॉरेन करेंसी एसेट फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है, तो इसलिए फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन को क्रॉस कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेमिटेंस किसे कहा जाता है दोस्तों? रेमिटेंस यानी कि मुझे बेसिकली पता है कि आपको FDI पता होगा, FPI भी पता होगा, पर रेमिटेंस में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि इंडिया से जितने भी लोग जाते हैं आउट ऑफ इंडिया, जा कर के वहाँ पे काम करते हैं, और वो जो अपनी जो फैमिली छोड़ कर के इंडिया में गए हैं, उनके लिए जो पैसे भेजते हैं, डॉलर में जो पैसे भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस क्योंकि बढ़े, तो इससे क्या हुआ, डॉलर ज़्यादा इंडिया में आया। ठीक है, अब डॉलर ज़्यादा आया तो फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ा, फॉरेन करेंसी एसेट बढ़ा तो फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा सर्च हुआ है। इसी तरीके से FDI एक तरीके का इन्वेस्टमेंट, FPI इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब पहले ये भी ध्यान रखिएगा, ये FDI और FPI भी, ये दोनों ही जो हैं इन्वेस्टमेंट, वो बाहर से आ रहे हैं। अब बाहर से आ रहे हैं तो इंडियन करेंसी की फॉर्म में तो होंगे ही नहीं, ऑब्वियसली डॉलर के फॉर्म में होंगे, और अगर डॉलर के फॉर्म में है तो फॉरेन करेंसी एसेट आपका बढ़ेगा और फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं वो कवर नहीं कराने वाली हूँ, बट एक भारी से टॉपिक के बाद कुछ हल्का सा टॉपिक लेते हैं, उसके बाद एक दूसरे भारी टॉपिक पे जाते हैं, इसलिए। सो सेंट्रल सिल्क बोर्ड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग 1948 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट फंक्शन अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो पहली चीज़ स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरी चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, तीसरी चीज़ हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इंडिया हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 5 नॉन कमर्शियल सिल्क। ध्यान, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्लास 1 to लेवल की प्रिपरेशन चल रही है, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिए जाते हैं। सो इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास 5 ही तरीके का कमर्शियल सिल्क का प्रोडक्शन होता है, नेमली मलबरी, ट्रॉपिकल तसार, ओक तसार, एरी एंड मुगा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड। ये भी रैंकिंग में इंडिया की याद रखनी है आपको दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज कवर कर लेते हैं हमारे सीरीज़ का, हमारे इस सेशन का, सॉरी, लास्ट टॉपिक। आगे क्यों नहीं चल रहा है, हाँ, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो आज सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के रिलेटेड ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। CARE become the first Indian credit rating agency to enter global scale rating space including sovereign ratings। ठीक है, तो जो CARE क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो इंडिया की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन जाती है जो ग्लोबल स्केल में रेटिंग स्पेस में एंटर होती है। ठीक है, अब रेटिंग करना, या तो आप क्या किसे कहते हैं रेटिंग करना, आपने कोई चीज़ खरीदी तो आप रेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा, तो आपने रेट किया। ठीक है, या आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे रेट किया। बट ऐसे ही बहुत सारी इंस्टीट्यूशन होती हैं, रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जो कि रिसर्च के बेसिस पे, अपने रिसर्च के बेसिस पे रेट करती हैं। अब यहाँ पे वो अलग अलग बैंक्स को रेट कर सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को रेट कर सकते हैं। जब सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात हो जाती है तो यहाँ पे कंट्रीज़ को रेट किया जाता है एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो वो एजेंसी कंट्रीज़ को रेट करती है कि इन कंट्री की, कोई पर्टिकुलर कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। चलिए इसे डीप में समझते हैं। Credit rating are forward-looking opinion on the relative ability of an entity to meet its financial commitment, that is credit risk or relative credit worthiness of borrower। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग देने का मतलब क्या है, ये एक ओपिनियन दे रहे हैं हम कि एक पर्टिकुलर जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। चलिए मान लेते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन है एक्स और उसने एक बैंक से लोन लिया है। ठीक है, 10 साल का लोन लिया है उसने,
और 10 साल के लोन के बाद अब 10 साल बीत चुके हैं, अब उसको वापस से एक लोन लेना है, वो दूसरे बैंक से ले रहा है, तो वहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, क्रेडिट स्कोर टेस्ट किया जाता है कि क्रेडिट स्कोर कितना है, तो वही क्रेडिट वर्दीनेस। तो जो बैंक, अब उसने ये जो पर्सन एक्स है उसने ए बैंक से लोन लिया था, 10 साल का पेमेंट हो चुका है, अब वो बी बैंक से ले रहा है लोन, तो वो ये जो बी बैंक है वो ए बैंक से पता कर लेगा कि बताइए कि इस बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। तो वो कहेंगे कि हाँ भाई, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ टाइम पे पेमेंट हो रहा था, जो अमाउंट है वो भी सही टाइम पे इन्होंने पे कर दी है। सो इस तरीके से क्रेडिट वर्दीनेस, कि आप अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके बेसिस पे रेट किया जाता है। इस तो जो रेट करते हैं यानी ओपिनियन दे रहे हैं अपना कि हाँ इन्होंने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अपनी पूरी की है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या है क्रेडिट रेटिंग, और ऐसी एजेंसीज जो क्रेडिट रेटिंग का काम करते हैं उसी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, बोरोवर के लिए होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो क्रेडिट रेटिंग का जो मार्केट है उसे रेगुलेट कौन करता है। अभी किसी को तो रेगुलेट करना पड़ेगा, वरना कोई भी आकर के खड़ा हो जाएगा कि भाई मैं क्रेडिट रेटिंग दे रहा हूँ, मैं आज मेरा मन किया कि मैं खड़ी हो जाती हूँ और मैं सभी बैंकों को रेट करूँगी, मैं सभी बोरोवर्स को रेट करूँगी, क्रेडिट रेटिंग उनकी करूँगी, तो क्या मैं ऐसे ही खड़ी होकर कुछ भी बिना कुछ की, बिना किसी रिसर्च के दे सकती हूँ। तो ऐसा कुछ ना हो उसके लिए रेगुलेशन ज़रूरी है। और याद रखिएगा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनका रेगुलेशन डोमेस्टिक लेवल पे, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनका रेगुलेशन सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, एस्टैब्लिश इन 1988, और उसका एक्ट पास किया गया था 1992 के तहत में। सो यहाँ पे डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, क्रिसिल, इकरा, कैर एक्सेट्रा। अब आपको क्रेडिट रेटिंग क्या होती है पता चल गया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन होती है पता चल गया, उनका रेगुलेशन कौन करता है वो भी पता चल गया। अब हम समझ लेते हैं सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को। So it represents an assessment of countries or sovereign entity ability to meet debt obligation, including both capability and willingness to repay the debt. SCR facilitates borrowing from global capital market at low cost, boosts investor confidence, attracts foreign investment, etc. तो देखिए दोस्तों, SCR यानी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसे कहा जाता है, जहाँ पे आप क्रेडिट वर्थीनेस चेक कर रहे हो बट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नहीं, नेशन की, कंट्री की। इंडिया हो गया, इंडिया का क्रेडिट वर्थीनेस चेक किया जा रहा है कि कैपेबिलिटी कितनी है, क्या इंडिया जो लोन दे रहा है वो कैपेबल भी है उतना पेमेंट करने के लिए। तो वो उसी एबिलिटी को रेट करते हुए जो बनाया जाता है उसे कहा जाता है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, तो ये क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्यों इतनी मेहनत का झमेला ये क्यों लिया जा रहा है। सो इससे होगा क्या, जितने भी इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर रेटिंग ज़्यादा है, ठीक है, हायर लेवल की है, A+ है, BBB+, तो उनसे इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है कि हाँ हमारे पैसे आराम से वापस से आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नेशन है तो अगर वो कहीं से लोन लेना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कोई कंट्री से ले रहे हैं, तो वो उनको जो लोन मिलती है वो काफ़ी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाएगी अगर उनकी क्रेडिट वर्थीनेस यानी जो क्रेडिट रेटिंग है वो हायर लेवल की है। ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं करेंटली SCRs आर डोमिनेटेड, अभी जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स है ना वो डोमिनेट किया जाता है 3 US बेस्ड रेटिंग के द्वारा, S&P, मूडीज एंड फिच के द्वारा। और उसी बीच में ग्लोबल स्पेस में एंटर कर गई है इंडिया की फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैरेज। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ साथ आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं आपको समझ में आए होंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक साथ ले सकूँ, ताकि फटाफट से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप रिविजन करते रहें। दोस्तों इसी के साथ आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। चैनल को अपना प्यार देते रहिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक बटन हिट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।